हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो अगस्त 2021 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर है। और आज की हमारी जो मैगजीन का एनालिसिस है इसके अंदर हम शॉर्ट न्यूज़ यानी कि सार संग्रह प्लस जो इंटरनेशनल न्यूज़ है इन दोनों को जो है आज हम कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा आज का टारगेट है। जो लोग भी स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरएएस हो, चाहे एसआई हो, चाहे पटवारी हो, उन सभी के लिए ये मैगजीन इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं नहीं कह रही, जो जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं तो वो इस मैगजीन को रिकमेंड करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इस मैगजीन को फिजिकल फॉर्म में खरीदिए ताकि आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी रहे, क्योंकि काफ़ी कॉम्पैक्ट मैगजीन है, 60 पेजेस की मैगजीन है। जो काम की चीज़ नहीं होती उसको वहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो इसी मैगजीन के ऊपर लिखिए और इसका 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। आपका जो है साल भर का जो मटेरियल है वो इसी से तैयार हो जाएगा। प्लस जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है कि भाई मूवल मैगज़ीन पढ़ें, सूजस पढ़ें या फिर जो है अदर मैगज़ीन्स आती हैं वो पढ़ें, तो उसके लिए भी एक उपाय है कि आप इस मैगज़ीन को पढ़ लीजिए और फिर एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि क्या मूवल मैगज़ीन और इसको हम पढ़ रहे हैं तो क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है या दोनों चीज़ें सेम है। क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना करें। 10 मैगज़ीन पढ़ने से अच्छा है एक मैगज़ीन को आप ढंग से पढ़ लीजिए, एक जगह से करंट अफेयर्स ढंग से पढ़ लीजिए। प्लस जो भी आपको अदर सोर्सेज से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है तो उसको आप इसी मैगज़ीन के अंदर ऐड ऑन कर लीजिए या कुछ पेजेस के अंदर ऐड ऑन कर लीजिए। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आपको 1 साल का करंट अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो 1 साल का प्रिपेयर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सबके लिए नोट्स बनाने बैठेंगे तो आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इस मैगज़ीन के अंदर ही लिखिए और जो इंपॉर्टेंट आपको बाहर से चीज़ें मिलती है उसको आप जस्ट ऐड ऑन कर लीजिए। तो ये मेरा जो है कहना है। और इस मैगज़ीन को अगर आप नहीं फिजिकल फॉर्म में आपको मिलती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस उसको ज्वाइन कर लीजिए। 3 से 4 दिन के भीतर आपको इस मैगज़ीन का पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और इस तरीके की जितनी भी मैगज़ीन 2020 से हम एनालिसिस करते आ रहे हैं उन सभी का जो पीडीएफ है वो वहाँ पर अवेलेबल ऑलरेडी है। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको इसके पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगे। तो अब हम जो है हमारा जो है वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। पुरस्कार के ऊपर बाद में आएंगे। ये पुरस्कार किसको मिला है और क्यों मिला है और इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो पुरस्कार है इन व्यक्ति को अगर आप देख रहे हैं तो इनका नाम है साइरस पूनावाला और ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट जो है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, उसके जो हैं ये चेयरमैन हैं। ठीक है, तो उनको ये अवार्ड जो है दिया गया है। इससे पहले इनको अपने कामों के लिए 2005 के लगभग जो है पद्मश्री भी मिल गया था। ये डेट आपको याद नहीं रखनी, पद्मश्री भी इनको जो है वो मिला हुआ है। ये जो है इन्होंने कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको भारत में जो है वो डेवलप किया है। ठीक है, कोविशील्ड आप जानते हैं कि इंडिया की वैक्सीन नहीं है। कोविशील्ड को बनाया किसने था, तो इसको बनाया था ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका नाम की ऑक्सफोर्ड तो यूनिवर्सिटी है और एस्ट्राजेनेका जो है ब्रिटेन की ड्रग कंपनी है, उन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया था। और भारत में जो इसका पार्टनर है वो कौन है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में। ठीक है, और उसके चेयरमैन कौन है, ये साइरस पूनावाला। तो इनको अभी जो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है, क्योंकि इन्होंने कोविशील्ड टीके के निर्माण के में जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसीलिए। तो देखिए, एक वैक्सीन और है जो कि इंडिजिनसली यानी कि पूरी तरीके से भारत के अंदर डेवलप हुई है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है कोवैक्सीन। ठीक है, और इसको बनाया था भारत बायोटेक ने। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और कोवैक्सीन के लिए ये कहा जाता है कि जितने भी नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, जैसे यूके का वेरिएंट था, तो उनसे लड़ने में कोवैक्सीन जो है वो ज़्यादा कारगर मानी जाती है। तो ये था इसके बारे में। और हाँ, एक चीज़ और है कि ये विश्व के सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक है। कौन सी कंपनी, जो इनकी है सीरम इंस्टीट्यूट वाली। और दूसरी ये है कि ये जो है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट के अंदर भी इनका नाम है, यानी कि रिचेस्ट पर्सनस के अंदर ये 8वें स्थान पर आते हैं। कौन, साइरस पूनावाला। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं मासिक घटनाओं के सार संग्रह पर, यानी कि शॉर्ट न्यूज़ पर। तो पहली शॉर्ट न्यूज़ है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जिनका नाम है जो बाइडन, उन्होंने किस देश से अमेरिकी युद्ध मिशन को वर्ष 2021 के अंत तक समाप्त करने की घोषणा जो है वो की है। तो देखिए, इन्होंने अभी घोषणा की है कि इराक जो है वहाँ से जो युद्ध मिशन इनका चल रहा था, जो कि आई थिंक जॉर्ज वॉशिंगटन के टाइम से चल रहा था, एक मिनट, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम से चल रहा था। वॉशिंगटन तो फर्स्ट वाले हो गए, है ना। तो उनके टाइम से ये जो चल रहा था, क्योंकि अमेरिका में जो अटैक हुआ था उसके बाद में इराक से भी जो है इनके बीच में, जैसे सद्दाम हुसैन वाला जो मामला था, तो उस इनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो तब से जो है इनके बीच में फ्रैक्शन चल रहा था, तो उसको ख़त्म करने की भी बात की गई है। लेकिन अमेरिका ये भी कहता है कि हम जो है इराकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर आईसिस जो है, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है हम अपना जो मोर्चा है उसको तो जारी रखेंगे, लेकिन जो युद्ध मिशन जो उसके इराक के खिलाफ है उसको ये अब स्थगित कर रहे हैं, यानी कि हटा रहे हैं। उसके अलावा ये जो है
अफ़गानिस्तान से भी अपनी सेनाओं को वापस हटाने की बात जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बांग्लादेश के वह नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्हें ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक लॉरेल से 23 जुलाई 2021 को सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो है इनका नाम देखते हैं। इनका नाम है मोहम्मद यूनुस। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। और इनको ओलंपिक लॉरेल सेकंड टाइम जो ये पुरस्कार मिला हुआ है ये इन्हीं को मिला है। तो मोहम्मद यूनुस के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए 81 ईयर ओल्ड हैं। ठीक है, और ये कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, ये जो है इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर आपने एनसीईआरटी की किताब पढ़ी हो तो एनसीईआरटी में जो है इनके बारे में लिखा गया था और इन्होंने जो अर्थशास्त्र का मॉडल दिया था जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण बैंक, ये जो है ये इन्हीं की अवधारणाओं पे जो है वो आधारित है। वित्तीय समावेशन क्या होता है? देखिए वित्तीय समावेशन का मतलब ये है कि जिन लोगों की बैंकिंग या फिर जो वित्तीय स्रोत हैं उन तक पहुंच नहीं है, उन लोगों की पहुंच बनाना। ठीक है, उसी को वित्तीय समावेशन करना यानी समावेश करना ऐसे लोगों का जिनकी पहुंच नहीं है। ठीक है, अब आरएस मेंस का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको वित्तीय समावेशन बहुत डिटेल में पढ़ना है। 2016-2018 में वित्तीय समावेशन पर डायरेक्टली क्वेश्चंस भी जो हैं आपके आए हैं। हालांकि यहाँ तो है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि किसको ये अवार्ड मिला है, तो मोहम्मद यूनुस जो है उनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है किस भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर महिला को 49 किलोग्राम में जो है रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में भारत को पदक दिलाया है। तो इनका नाम है एस मीराबाई चानू। इन्होंने जो है अभी जो 49 किलोग्राम वाला जो वेट लिफ्टिंग था उसमें इन्होंने जो है वो अवार्ड जीता है। इन्होंने जो है कर्णम मल्लेश्वरी जो है उनका जो रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ा है। और इसके अलावा जो है इनके बारे में और क्या है, ये मणिपुर से हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। मैरी कॉम भी मणिपुर से हैं, ये भी मणिपुर से हैं। और भी जितने अवार्ड्स हमारे यहाँ पर आए हैं, वैसे तो कम ही अवार्ड्स आए हैं, तो उन सबको भी हम जो है स्पोर्ट्स वाले पेज के अंदर जो है वो देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जुलाई 2021 में जारी नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को तजाकिस्तान और गैबन के साथ संयुक्त रूप से कौन से स्थान जो है पर उस पर रखा गया है। तो देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये हम हर साल जब भी हम मैगजीन पढ़ते हैं एनालिसिस, तो हमने कई बार इसको पढ़ा है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए पासपोर्ट जो ये जिसके पासपोर्ट के अंदर ये जो रैंकिंग है उसका अर्थ ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है। आप पावरफुल का मतलब ये है कि आपको विदाउट रेस्ट्रिक्शंस कितने जगहों पर, कितने देशों के अंदर जो है यात्रा करने को मिलेगा उस पासपोर्ट से। तो उससे पता चलता है कि वो पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि जापान का और सिंगापुर का पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो नंबर 1 या 2 पे आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन भारत को भी इसमें कौन सा स्थान है? तो भारत को 9वां स्थान है। और किसके साथ में? तजाकिस्तान और गैबन के साथ में। ठीक है, इन 2 देशों के साथ में भारत को भी इसमें 9वां स्थान मिला है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेफ बेजोस जो है उनकी एक अंतरिक्ष कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ठीक है, जेफ बेजोस का नाम सुना होगा, अमेज़ॉन के संस्थापक हैं और वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन और इन्होंने जो है अंतरिक्ष पर्यटन यानी स्पेस टूरिज्म के लिए इस कंपनी को स्थापित किया था। इस कंपनी का एक रॉकेट है जिसका नाम है न्यू शेफर्ड और इससे अभी इन्होंने भी जो है अंतरिक्ष की यात्रा जो है, स्पेस की यात्रा जो है वो की है इस रॉकेट के माध्यम से। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या खास बात हो सकती है? तो पहली खास बात तो ये है कि ब्लू ओरिजिन कंपनी किसकी है? अंतरिक्ष कंपनी, तो वो पूछा जा सकता है। न्यू शेफर्ड जो भी न्यूज़ में देखा गया ये क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, स्पेस टूरिज़्म क्या होता है? तो देखिए स्पेस टूरिज़्म जो होता है यानी कि जो अंतरिक्ष में जो आप पर्यटन करते हैं वो किसी खास उद्देश्य से नहीं होता है। वो एक तरीके से, अब आप पार्क क्यों जाते हैं? क्या उद्देश्य है? घूमना उद्देश्य है और क्या उद्देश्य है ना? तो उसी तरीके से जो लग्जरी लोग हैं जो स्पेस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेस टूरिज़्म जैसा कंसेप्ट जो है वो लाया गया है। इसमें संभावनाओं को देखा जाता है। ठीक है, तो इसके जो यूपीएससी और आरएस से रिलेटेड इसमें जो सवाल पूछा जा सकता है उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अब देखिए हालांकि जो अदर एग्ज़ाम्स है उसका तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि उनमें तो इस तरीके से कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन यूपीएससी में और आरएस का जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का उसमें वो लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका नाम है कार्बन लाइन। ये कार्बन लाइन क्या चीज़ है? अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो है स्पेस में हैं या फिर जो है एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में है या अंतरिक्ष में, आपको कैसे पता चलेगा? तो एक आर्टिफिशियल लाइन की जो है उसको माना जाता है और ये जो है पृथ्वी से
100 किलोमीटर ऊपर इसको माना जाता है कि इस लाइन के आगे अगर आप जाओगे तो वो जो है वो अंतरिक्ष माना जाएगा, और इस लाइन को कहा जाता है कार्बन लाइन। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट है, इसको अपने को ध्यान रखना है कि कार्बन लाइन कौन सी लाइन होती है कि ये 100 किलोमीटर की लाइन होती है और इसके आगे जो है वो अंतरिक्ष माना जाता है। हालांकि कई संस्थाएं जो है इस कार्बन लाइन को नहीं मानती हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो है इस कार्बन लाइन को कंसिडर करते हैं। अब देखिए सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको मैं एक बार पढ़ देती हूँ कि कार्बन लाइन जो है काल्पनिक रेखा है जिससे पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष को बांटने का जो है वो प्रयास किया गया है। पृथ्वी का वायुमंडल कहाँ खत्म होता है और अंतरिक्ष कहाँ से शुरू होता है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के लिए अलग अलग नियम और अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है। इस कारण यह स्पष्ट करना ज़रूरी था कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई को जो है अंतरिक्ष माना जाए। कार्बन लाइन ही वायुमंडल को अंतरिक्ष से जो है वो अलग करती है। ठीक है, और विश्व एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है FAI, ठीक है, इसने समुद्र तल से 100 किलोमीटर यानी 62 मील की ऊंचाई को जो है वो कार्बन लाइन जो है वो माना है। ठीक है, अगर आपने 100 किलोमीटर ऊपर तक यात्रा की तो आप अंतरिक्ष यात्री माने जाएंगे। नासा और अमेरिकन एयरफोर्स इस दूरी को नहीं मानते और 80 किलोमीटर पर ही किसी को अंतरिक्ष यात्री होने का जो है वो बैज प्रदान कर देते हैं। ठीक है, नासा जो है और जो अमेरिकन एयरफोर्स है वो तो 80 किलोमीटर्स को ही मानते हैं, लेकिन जो FAI है उसके अकॉर्डिंग 100 किलोमीटर यानी 62 मील, दोनों याद रखिएगा, 100 किलोमीटर या 62 मील की जो ऊंचाई है उसको जो है वो कार्बन लाइन का नाम दिया गया है। अब क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि एक बार जो है ये शायद क्वेश्चन होगा 2017 में, आई थिंक UPSC में क्वेश्चन था कि गोल्डी लेक जोन जो है वो किसको कहा जाता है। ठीक है, गोल्डी लेक जोन के ऊपर क्वेश्चन था और ये उस समय न्यूज़ के अंदर भी काफ़ी चर्चा के अंदर रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। देखिए ये तो क्या है कि आप एक चीज़ और कहती हूँ, मेरे को एक कमेंट आया था तो मैं उससे बताती हूँ कि किसी की नॉलेज को देख करके आप जो है आतंकित ना हो। ठीक है, एक बात सोचिए कि हम जो है ग्रेजुएशन करते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं, BA की एक मैं कुछ कहूँगी तो थोड़ा सा आप दिल पे ना लें, लेकिन एक ऐसी डिग्री जिससे कि हमें एक अदद नौकरी नहीं मिल सकती, उसके लिए हम जीवन के 3 साल बर्बाद करते हैं। तो अगर हमें एक जॉब चाहिए तो उसके लिए हम 4 से 5 साल क्यों नहीं एक नॉलेज अपना बेस जो है उसको तैयार करने को देते हैं। 4-5 साल का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है आपकी सक्सेस डिले हो जाए या आप पढ़ते ही रहें, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फेलियर लग भी जाए हाथ और 1-2 नंबर से या कुछ पॉइंट से अगर हम पीछे रह भी जाते हैं, तब भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और नॉलेज जो है उसको हमें विस्तार देते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने ये नोट्स पढ़े थे, इस कोचिंग का मटेरियल पढ़ा था, सब 3rd क्लास है, कुछ भी एग्जाम में नहीं आया, ऐसा नहीं। क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे ना, आपकी नॉलेज जो है वो लिंक होती जाएगी और किसी के पास अगर ज़्यादा ज्ञान है, जैसे कि अभी मैंने ये 3-4 चीज़ें बताई, तो उसको देख करके आतंकित ना हो कि पता नहीं इतना कैसे पढ़ेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि आप अपनी जिज्ञासा को जो है वो जो है उसको जागी हुई अवस्था में रखिए कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको गूगल करिए, सर्च करिए आखिर क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तो और जो भी इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि दृष्टि की वेबसाइट अच्छी है, इस प्रकार की जो जैसे कि ये जागरण जोश की वेबसाइट अच्छी है, तो इनको भी विजिट करते रहिए ताकि आपको जो है नई नई चीज़ें जो है वहाँ पर दिखती रहे। सिलेबस भी पढ़िए लेकिन अपने नॉलेज को जो है वो भी एनरिच करते रहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है विगत 5 दशकों के सबसे प्रभावशाली, विख्यात एवं नोबेल पुरस्कार विजेता व कण भौतिकी विज्ञानी जिनका 23 जुलाई को जो है अभी निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रोफेसर स्टीवन वेनबर्ग। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारी ये न्यूज़ है इसको हम आगे जब हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा उसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि 134वां जो अभी विम्बलडन हुआ है, अब कौन से नंबर वाला हुआ है ये याद नहीं रखना। 2021 में जो विम्बलडन टूर्नामेंट हुआ है जिसमें सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उनको जो है पुरुष एकल का जो है खिताब मिला है। इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एशले बर्टी नाम की जो खिलाड़ी है उन्होंने इस अवार्ड को जीता है। एशले बर्टी कौन से देश से संबंधित है ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि पिछली वाली मैगजीन में हम इसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स के अंदर अगर आपको पढ़ना हो तो टेनिस के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं और बैडमिंटन के जो मुख्य टूर्नामेंट्स होते हैं उनको याद रखना है और उनके खिलाड़ियों के नाम जो है किसने जीता है वो भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है विश्व स्तर पर लोकप्रिय फेसबुक के विकल्प के रूप में बांग्लादेश किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है? देखिए चाइना के पास अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ फेसबुक नहीं चलता, उसी प्रकार बांग्लादेश जो है वो भी अपना जो है एक अलग से फेसबुक निकालने वाला है। ठीक है, फेसबुक ही समझते हैं इसको, उसका नाम है जोगा जैग। ठीक है, ये नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, फिर है किस देश ने, अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पर, फेसबुक ने अपनी जो है एक वर्चुअल करेंसी जो है वो निकाली थी, उसका नाम क्या है वो आप बताएंगे।
ठीक है। फेसबुक की अपनी खुद की एक वर्चुअल करेंसी उसने निकाली थी, हालांकि वो आगे डेवलप नहीं हो पाई, उसको पॉपुलैरिटी वो नहीं मिली और उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। लेकिन कौन सी वो वर्चुअल करेंसी थी उसका नाम आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व की सबसे तेज़ गति वाली अधिकतम 600 किलोमीटर प्रति घंटा मैगलेव ट्रेन का अनावरण जो है वो किया है? तो ये ऐसे काम या तो चाइना कर सकता है या जापान कर सकता है, तो फिलहाल ये किसने किया है? चाइना ने। अब देखिए, मध्य प्रदेश के किन शहरों के लिए यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ जो है वो किया गया है? तो देखिए, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के लिए की गई है, 2 शहरों के लिए, और ये यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कौन से वो 2 शहर हैं? पहला तो है ग्वालियर और दूसरा है ओरछा। ठीक है, काफ़ी हिस्टोरिकल शहर रहे हैं ग्वालियर और ओरछा, इनके नाम ध्यान रखने हैं। फिर नेक्स्ट है, देश का कौन सा शहर IGBC ग्रीन सिटीज़ रेटिंग के तहत प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बन गया है? ठीक है, ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी बन गया है। कौन सा ऐसा शहर है? अब देखिए, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो है ना, ऐसे क्वेश्चन की एक ट्रिक होती है, इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ डेवलप है? आप कोई कहे राजस्थान में, तो राजस्थान में तो नहीं है। अगर आप ये अलवर भरतपुर वाला एरिया छोड़ दें तो राजस्थान में इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम है। तो अगर आप देखेंगे, तो अगर इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा जो है गुजरात के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। ठीक है, और वहाँ पर भी जो अभी ये भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बना है वो कौन सा है? वो है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। ठीक है, SEZ क्या होता है? ये चाइना के जो SEZ है उसकी तर्ज पे इनको बनाया गया है। चाइना क्या करता है? चाइना इतना सस्ता माल कैसे दे पाता है बताइए? तो चाइना में जो है SEZ बने हुए हैं, यानी कि एक ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर उनको ज़मीन मुहैया कराने में या फिर प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करने में और सरकार के द्वारा परमिशन लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती। उनको बहुत सरलता से जो है कम दाम पे ज़मीन जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलती है, और वहाँ पर जो भी जो लेबर फोर्स होता है उसको भी जो है एक फिक्स रेट के ऊपर आप रख सकते हैं। अगर आपको कंपनी बंद करनी हो तो स्क्रैप करने की जो सुविधा है वो भी बड़ी आसान होती है। भारत में क्या है, अगर आप कंपनी खोल लो तो बंद करने की मुसीबत है, 10 साल तक तो वो बंद ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो SEZ का मतलब क्या है कि औद्योगिकरण जो है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, ताकि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो सके। तो उसके लिए सरकार जो है कई चीज़ों में, जैसे ज़मीन अलॉटमेंट में आपको सुविधा देगी, आपको जो है लेबर लॉज जो है उसके अंदर जो है कुछ काफ़ी सहूलियतें देगी। तो उस तरीके से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कार्य करती हैं SEZs में। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है उसको भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर जो है वो बनाया गया है। ये किसने दिया है? IGBC ग्रीन सिटीज़ रेटिंग के तहत इनको ये रेटिंग मिली है। नेक्स्ट है एक्वा फार्मर्स, जिनको कहते हैं जल कृषक। इनके लिए नवीनतम मीठा जल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री जो हैं, जिनका नाम है गिरिराज सिंह, उन्होंने कौन सा ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल जो है वो जारी किया है? तो क्योंकि एक्वा मतलब होता है पानी, तो उसका उसी से रिलेटेड नाम है मत्स्य सेतु। तो ये मत्स्य सेतु ऐप जो है वो किससे रिलेटेड है? तो जल कृषकों से रिलेटेड है, यानी कि जो मान लीजिए फिशरीज़ करते हैं, यानी कि मछली पालन करते हैं, या फिर जो मोती जो होता है उसको बनाने का कार्य करते हैं, तो उन सब के लिए जो है ये एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है मोबाइल ऐप के थ्रू, जिसका नाम है मत्स्य सेतु। फिर नेक्स्ट है, वह भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री जो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। इनका नाम है शिरीषा बांदला। इनका नाम भी आपको याद रखना है, रट लेना है अच्छे तरीके से। तो अगर इनकी थोड़ी फ़ोटो देखी जाए तो ये है, देखिए ये है शिरीषा बांदला, और ये जो है भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक है, इंडो अमेरिकन है, ये ध्यान में रखना है। और तीसरी जो है महिला एस्ट्रोनॉट जो है बनी है स्पेस में जाने वाली, भारतीय जिनको कह सकते हैं हम। अब नेक्स्ट जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है कि बुडापेस्ट जो है, बुडापेस्ट कहाँ पर है? हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट। वहाँ पर जो है कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी जिसका नाम है कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसमें भारत ने जो है वो कितने पदक जो है वो प्राप्त किए हैं? तो 5 स्वर्ण सहित जो है 13 पदक जो है भारत ने यहाँ पर प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला फॉरवर्ड खिलाड़ी को AIFAF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है उसके लिए चुना है? तो तीसरी बार इनको चुना गया है। इनका नाम है बाला देवी। इंपॉर्टेंट है इनका नाम जो है वो याद रखिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन्स के नाम वैसे भी याद रखिए, क्योंकि RS मेंस का जो सिलेबस है उसके अंदर स्पोर्ट्स और योगा जो है हमको पढ़ना है छोटे पेपर में, 20 नंबर वाले पेपर में। तो इनका नाम जो है पूछा जा सकता है, और वैसे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाला देवी किस खेल से संबंधित है? तो आप बता सकते हैं कि ये फुटबॉलर हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है, असम के अंदर 11 जुलाई 2021 को शुरू की गई मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना के तहत कोविड पीड़ित विधवाओं को राज्य सरकार के द्वारा कितनी राशि की एकमुश्त वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। तो इन महिलाओं को जो है जो कि कोविड से मतलब पीड़ित हैं और उसके अलावा जो है विडो भी हुई हैं, तो उनको जो है 5 लाख रुपए की वित्तीय जो है वो धनराशि दी जाएगी असम सरकार के द्वारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत और रशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो आयोजन है वोल्गोग्राद में हुआ है जो कि रशिया के अंदर है। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो इस एक्सरसाइज का नाम है इंदिरा। ठीक है। तो IND से इंडिया हो गया और RA से जो हो गया इसमें रशिया का नाम, आप ध्यान रखिएगा। तो इंद्र 2021 जो एक्सरसाइज है वो भारत और रशिया के बीच में अभी संपन्न हुई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वारंगल तेलंगाना स्थित मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर जो स्थल है उसके अंदर 39वां स्थान जो है वो भी दिया गया है। तो ये स्थल जो है इसका नाम क्या है, तो इस स्थल का नाम है आपका रामप्पा मंदिर। ये काकतीय डायनेसिटी के द्वारा बनाया गया था, काकतीय राजवंश। ठीक है, उसके समय पे जो है इसको बनाया गया था। और यूनेस्को जो है इस तरीके से काफ़ी जो स्थल है, विश्व के काफ़ी ऐसे स्थल हैं उनको जो है अपनी प्रोटेक्शन देने के लिए या उनको रिकग्नाइज़, भाई देखो किसी चीज़ को अगर रिकग्नाइज़ कर लिया जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली जो है प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे कि अपने राजस्थान में ये जो बावड़ियाँ हैं, ठीक है, चांद बावड़ी वगैरह जो है दौसा की, तो इनको जैसे ही आप प्रोटेक्ट करना शुरू कर दोगे वैसे ही इनकी जो है यहाँ पर टूरिज़्म भी बढ़ेगा और सरकार के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा इसमें फ़ंड भी दिया जाएगा। ठीक है, वरना आप जो है अब जैसे कई जगह हम जाते हैं, कोई ऐसी जगह जैसे मान लीजिए भीलवाड़ा के अंदर मान लीजिए मांडलगढ़ का कोई किला देख लिया, या मांडल से पहले भी हमने मान लीजिए कोई ऐसा तोरण देख लिया, तो काफ़ी ऐसा दिल में ऐसा दुख होता है कि बताओ जो है हिस्ट्री के जैसे स्टूडेंट हैं हम, तो काफ़ी ऐसा लगता है कि कहाँ मतलब किस राजा ने इसको बनाया था, किस तरीके से इसमें नक्काशी की थी, लेकिन जो है बिना किसी देख रेख के ये आज खंडर में तब्दील जो है वो हो गया है। तो सरकार जो है ऐसे प्रयास जो है उनको करने चाहिए कि इन ऐसे जो साइट्स होती हैं या ऐसी जो जगहें होती है उनको ये प्रोटेक्ट कर सकें। अब इसके ऊपर ये चीज़ जो क्वेश्चन आया है इस पर थोड़ा और चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर जो है 40 अब टोटल स्थल हो चुके हैं, क्योंकि रामप्पा मंदिर के अलावा जो धोलावीरा है उसको भी जो है यूनेस्को की जो है वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है वो शामिल किया है। तो इन दोनों को शामिल करने से अब टोटल कितने स्थल हो गए, तो 40 स्थल जो हैं वो हो चुके हैं। ठीक है, इसमें से 7 जो स्थल हैं वो नेचुरल साइट्स हैं। कौन सी हैं, नेचुरल साइट्स हैं, प्राकृतिक। और एक जो है वो मिक्स्ड साइट है। मिक्स्ड का मतलब क्या है, यानी नेचुरल प्राकृतिक साइट भी है और कल्चरल साइट यानी सांस्कृतिक साइट भी है। और ऐसी कौन सी साइट है उसका नाम मैं बता देती हूँ, उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो आपका कहाँ पर है, सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, उसको जो है वो सांस्कृतिक साइट भी है और जो है प्राकृतिक साइट भी है। कौन सी, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची जो है उसके अंदर। अब कुछ विश्व धरोहर सूचियों में जो शामिल है उनको भी पढ़ लेते हैं। तो अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हैं तो ये जो है ये आपके रामप्पा मंदिर की इमेज है। कहाँ पर है ये मंदिर, तो तेलंगाना में है। तेलंगाना का जो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये सिचुएटेड है और ये काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था और इसको अभी जो है हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है वो मिल गया है। पहले गवर्नमेंट जो है वो नामांकित करती है, नॉमिनेट करती है, भेजती है कि भाई इसको दर्जा दिया जाना चाहिए, फिर यूनेस्को जो है उसको अप्रूव करता है। तो अब देखिए ये जो मंदिर है इसमें जो है रामालिंगम जो भगवान है उनका ये मंदिर माना जाता है। ठीक है, अब मैंने जो आपको अभी बताया था कि एक मिक्स्ड साइट भी है जो भारत की है, जिसको कि मिक्स्ड साइट में रखा जाता है, यानी कि सांस्कृतिक रूप से भी इम्पॉर्टेंट थी और प्राकृतिक रूप से भी इम्पॉर्टेंट थी। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। 2016 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। कहाँ पर है, तो सिक्किम के अंदर है ये। ठीक है, और यहाँ पर जो है देखिए जो जेमू ग्लेशियर है वो यहाँ पर लोकेटेड है। जेमू ग्लेशियर पर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये सिक्किम के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, और तो ये कल्चरली और नेचुरली दोनों तरीके से काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट है। अब अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे शहर हैं जो राजस्थान के हैं और उनको भी जो है या शहर भी कह सकते हैं या फिर कुछ ऐसे जगह भी है, मॉन्यूमेंट्स भी हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि हमारे RS के एग्ज़ाम में या अदर एग्ज़ाम्स में ये पूछी जा सकती है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे राजस्थान के हिल फोर्ट्स हैं, पहाड़ी वाले जो किले हैं, जिसके अंदर आपका आता है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर का रणथंभौर
और ये कुंभलगढ़ तो पता ही, चित्तौड़गढ़ है ही, हाँ। जैसलमेर का सोनारगढ़ और जयपुर का जो आमेर का किला है और प्लस झालावाड़ का जो किला है, ये सारे किले जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो 3 और 4 5 6 किले जो हैं वो ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है जयपुर सिटी। जयपुर सिटी जो है उसको 2019 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है वो दर्जा मिल चुका है। जयपुर सिटी के अलावा जो जंतर मंतर है जो जयपुर के अंदर है, उसको भी जो है 2010 के अंदर जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है वो मिल चुका है। फिर इनके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा केवलादेव नेशनल पार्क। तो केवलादेव नेशनल पार्क जो है इसको भी जो है हमारे यहाँ पर जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा चुका है। यानी कि कितने हो गए, एक तो केवलादेव हो गया, जयपुर सिटी हो गया, उसके अलावा जंतर मंतर हो गया, और फिर जो है नेक्स्ट हमारे जो 6 किले हैं उनको भी ये दर्जा मिल चुका है। यानी कि कुल मिलाकर जो है टोटल 4 ऐसी जो प्लेसेस है उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है राजस्थान के। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनको रखा गया है, उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ अब आप देखिए, एक तो देखिए जो आगरा है, आगरे में जो ताजमहल है उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो का नाम आपने सुना है, उसको भी मिला हुआ है। महाबोधि टेम्पल बोध गया में है, उसको मिला हुआ है। प्लस जो है आपके अहमदाबाद शहर है उसको भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। जो कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर उसको भी जो है ये दर्जा मिला हुआ है। फिर यहाँ देखिए विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेबल्स ऑफ मुंबई, इसको भी 2018 के अंदर जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। और जो मैंने अभी बात करी कि 7 जो है वो नेचुरल साइट्स ही हैं जिनको दर्जा मिला है, तो उसमें एक तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, फिर काजीरंगा है, फिर केवलादेव है जो अभी हमने पढ़ाई था, एक कंचनजंगा है वो भी हमने पढ़ा था। फिर यहाँ देखिए सुंदरबन नेशनल पार्क है, उसको दर्जा मिला है। वेस्टर्न घाट्स को दर्जा मिला है। ठीक है, वेस्टर्न घाट जिनको पश्चिमी घाट कहते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इतने सारे जो हमने पढ़े, इतनी सारी नॉलेज जो ली, इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं, तो देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। अब देखिए ये जो आपके सामने पेपर है ये जो है साल 2013 का पेपर है, जो कि शायद 2015 में री एग्ज़ाम हुआ था, आरएएस का पेपर। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर का, कि निम्नलिखित किन 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के रूप में जो है वो मान्यता दी है। अब ये मैंने हालांकि अभी आपको बताया नहीं, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये जो है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, इनको भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, जिसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। यानी कि यहाँ जो अभी हमने पढ़ा है उसका जो सीधा सा आंसर है वो क्या है, सिलीगुड़ी एंड दार्जिलिंग। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब जैसे जयपुर में कौन कौन सी साइट्स हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा, सॉरी राजस्थान में कौन सी साइट्स हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा, इंडिया की भी जो साइट्स हैं उनको गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए ये क्वेश्चन जो है इंडिया की साइट से ही आया था। ठीक है, अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। पहला तो है 74 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी तप्त स्थल है। तप्त स्थल बोले तो हॉट स्पॉट है, तो सुंदरबन, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या गंगा के मैदान, इनमें से कौन सा जो है हॉट स्पॉट है उसका आपको ध्यान में रखना है। उसको आपको जो है यहाँ पर टिक लगाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB जिसको बोलते हैं, इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी, ये भी आपको बताना है। अब नेक्स्ट जो है वो है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किन 3 देशों को नवीनतम एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो उनका नाम है मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है भारत सरकार के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बदवार को नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा कौन सा पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है, तो उनको अलेक्जेंडर डेलम्पियल पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। फिर है थावरचंद गहलोत को कर्नाटका का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के पश्चात रिक्त हुए पद पर उच्च सदन यानी राज्यसभा का जो नेता है उसको किसे नियुक्त किया गया है, तो वो जो है पीयूष गोयल जो है उनको ये नेता जो है नेता प्रतिपक्ष जो है यहाँ पर बनाया गया है। फिर है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है यूनिसेफ, और उसके अभी कार्यकारी जो निदेशक थे जिनका नाम था हेनरीटा H. फोरे, उन्होंने अभी इस संस्था से जो है त्यागपत्र दिया है। देखिए इस तरीके के लो लेवल जो सवाल होते हैं ये भी कई बार जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो अगर करंट न्यूज़ में आ रहे हैं तो एक बार क्या कान में पड़ा हुआ रहता है तो शायद हो सकता है कि हम टिक लगाने में उसको हमको आसानी हो जाए, तो इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का जो है हाल ही में निधन हो गया। ये मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री भी रहे थे, इनका नाम है वीरभद्र सिंह और ये हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है।
फिर है अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें इस बार 4 नए खेलों को इंक्लूड किया गया था। वो 4 खेल कौन कौन से हैं? तो पहला है कराटे, दूसरा है स्केटबोर्ड, तीसरा है सर्फिंग और चौथा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ठीक है, तो कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग। फिर है उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के स्थान के रूप में के स्थान पर 4 जुलाई 2021 को किसने जो है वो शपथ ग्रहण किया, यानी कि नए मुख्यमंत्री जो है वो कौन बने हैं? तो उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी, जिसको कहते हैं IONS, जो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, यानी 2 साल में एक बार होता है। इसका आयोजन जो है इस बार कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार जो है फ्रांस के अंदर ली रीयूनियन के अंदर जो है वो किया गया था। कान जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं उसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी और पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है? तो इसको जो है टाइटन एक नाम की फिल्म है उसको जो है ये अवार्ड दिया गया है। फिर लास्ट आज का जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वर्ष 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस शहर को जो है प्रदान की गई है? तो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक जो समर्स के गेम्स हैं उसको जो है उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ये जो गेम्स है वो आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पहली न्यूज़ है कि यूनेस्को ने लिवरपूल को विश्व विरासत सूची यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी उसके अंदर से जो है इसको हटा दिया है। तो लिवरपूल जो है उसको जो है यहाँ से हटाया। लिवरपूल कहाँ पर है? तो ब्रिटेन के अंदर है। जब आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तब आपने लिवरपूल, मैनचेस्टर और इनके बारे में पढ़ा होगा। तो ब्रिटेन जो है इसको अभी इस सूची से जो है लिवरपूल जो है अभी इसको इस सूची से जो है वो हटा दिया गया है। देखिए यूनेस्को जो है ये सूचियाँ 1972 से जो है वो जारी कर रहा है। और लिवरपूल को क्यों हटाया? तो इसमें कहते हैं कि भाई जो है वहाँ पर जो गोदी वाला जो क्षेत्र है, गोदी यानी कि जो पोर्ट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर डॉकयार्ड वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है स्टेडियम वगैरह और जो है देखिए इस शहर के तटीय क्षेत्रों में प्रस्तावित अनेक इमारतों और एवर्टन फुटबॉल क्लब स्टेडियम का निर्माण तथा गोदी क्षेत्र में प्रस्तावित भवनों के निर्माण संबंधी गतिविधियों इस विरासत स्थल की प्रामाणिकता और साख के लिए जो है हानिकारक थी, इसलिए इसको इससे हटा दिया गया। इससे पहले जो है जर्मनी का ड्रेसडॉन जो है उसमें जो एल्बे घाटी थी उसको भी जो है यहाँ से हटाया गया था। तो हालांकि इतना कोई ये वही फिर मैं कहूँगी कि लो लेवल फैक्ट है तो ध्यान रह जाए, ठीक है, लेकिन इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर है अफगान शांति के लिए बनेगा नया क्वाड समूह। अब देखिए ये जो पुराना जो एक क्वाड समूह ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें कि यूएसए है, इंडिया है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, उससे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये जो क्वाड समूह है ये अमेरिका ने बनाया है। किन देशों के साथ में? ऐसे देशों के साथ में, 4 देशों के साथ में मिलकर, जो कि अफ़गानिस्तान में उसकी सेना की वापसी के बाद में शांति स्थापना करने में मदद कर सकें। ठीक है, तो अब देखिए कि अफ़गानिस्तान से जब हमको सेनाएँ हटानी हैं तो आसपास के देश कौन से हैं? तो देखिए अफ़गानिस्तान तो खुद है ही, फिर उसके अलावा उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान। तो इन तीनों के साथ में मिलकर के अमेरिका ने जो है राजनयिक चतुर्भुज यानी कि क्वाड बनाया है ताकि जो है यहाँ पर शांति स्थापित करने में ये इसकी मदद कर सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चीन ने लॉन्च की विश्व की तीव्रतम गति वाली मैगलेव ट्रेन। ठीक है, मैगलेव ट्रेन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये जो है आपके चाइना के द्वारा जारी की गई है। इसको हमने भी पढ़ लिया था। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। और इसके अलावा क्या है, ये देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उपयोग करते हुए मैगलेव ट्रेन इसकी बॉडी और रेल के बीच बिना किसी संपर्क के ट्रैक के ऊपर उड़ती हुई चलती है। इसको अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी कि ये जो ट्रैक है इसके ये थोड़ा ऊपर दौड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे कि मैग्नेट्स में जो नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे नॉर्थ रिपेल करता है, साउथ रिपेल करता है, तो आई थिंक ये जो है उसके ऊपर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो है ये काम करेगी। फिर है भारत नेपाल के मध्य चलाई जाने वाली ट्रेन का स्पीड ट्रायल जो है वो सफल हुआ है। तो देखिए ये जो ट्रेन अभी इन दोनों के बीच में चलाई गई है ये 100% जो है इसका वित्त पोषण इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। और ये जो है हमारे बिहार का एक जगह है जिसका नाम है जयनगर। बिहार का जयनगर जो है उसको नेपाल के कुर्था से जो है ये जोड़ेगा। ठीक है, और ये जो है हमारा जो नेपाल के साथ में जो हमारा मैत्री मिशन है जिसका नाम है भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना, उसके तहत जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, जयनगर कुर्था रेलवे स्टेशन जो है वो भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है दलहन पर। दलहन यानी कि होते हैं जो ऑयल्स होते हैं या ऑयल सीड्स होते हैं,
पल्सेस जो होती हैं उनके ऊपर OECD और FAO, OECD यानी कि होता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, भारत इसका सदस्य नहीं है OECD का, ये ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। फिर है FAO जो है फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो UN का है ही, संयुक्त राष्ट्र का है ही। तो इनकी एक आउटलुक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें इन्होंने केंद्र में जो है भारत को रखा है, क्योंकि ये जो दलहन होते हैं उसमें एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है उसकी संभावना भारत के अंदर ही है, इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर 40 मुख्य कृषि और मत्स्य उत्पादों के लिए 10 वर्ष के संभावनाओं की आम सहमति का मूल्यांकन प्रदान करती है। यानी कि आपको 10 साल का एवेल्यूशन प्रदान करेगी कि कहाँ से आपको जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो प्राप्त हो सकता है, उसके हिसाब से आप पॉलिसीज़ किस प्रकार से बनाएंगे, वो सारा जो है एक तरीके का जो रोड मैप है वो इस संस्था ने तैयार किया है। तो अब देखिए इसमें कृषि खाद्य बाजारों में प्रदर्शन के प्रेरकों का विश्लेषण करते हुए और भविष्योन्मुखी नीति विश्लेषण व योजना निर्माण में जो है इन्होंने मदद की है। OECD और FAO द्वारा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत वैश्विक दालों में किसी भी अनुमान के लिए केंद्र है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, प्रोसेसर, आयातक और उपभोक्ता भी है। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखेंगे, इसमें आगे वाली न्यूज़ को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस पर कोई क्वेश्चन आपके लिए बनेगा नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 की रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021। इसको जारी किया है इस रिपोर्ट को FAO ने। इस प्रकार की जो रिपोर्ट होती है, यानी कि जो कि काफ़ी बड़े संस्थानों के द्वारा जारी की जाए, जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, FAO, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनकी रिपोर्ट्स का अगर आप नाम ध्यान रखेंगे तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे कि ये है रिपोर्ट, कौन सी है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। तो ये किसने जारी की है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जारी किया है। और इसमें क्या कहा गया है इसको देखते हैं कि इस रिपोर्ट को वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और WHO के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। और इसमें जो है निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले देशों के अध्ययन पर ये आधारित होती है, जिसमें लोगों की आय में बदलाव पर 5 अरब की आबादी को कवर जो है वो किया जाता है। भाई कितने लोग भूखे रह रहे हैं, कितना लोग जो है अफोर्डेबिलिटी खाने की कितनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें सम्मिलित की जाती है। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। फिर जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है शेर बहादुर देवबा जो है उनको 5वीं बार नेपाल का मुख्यमंत्री जो है वो बनाया गया है। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था KP शर्मा ओली, इन्होंने उनका स्थान लिया है। तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसलिए नाम ध्यान रखिएगा। फिर है सऊदी अरब ने दी पुरुष अभिभावक के बिना महिलाओं को हज में शामिल होने की अनुमति। तो सऊदी अरेबिया के अंदर क्योंकि महिलाओं पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो जैसे कि हमने पढ़ा था, शायद पिछले साल की बात है ये, जब सऊदी अरेबिया में महिलाओं को जो है कार ड्राइविंग करने की परमिशन मिली थी, यानी कि लाइसेंस वो भी ले सकती हैं, ये भी परमिशन उनको दी गई थी। तो अभी जो है उनको वो किसी भी अपनी महिला साथी के साथ में भी जो है 2 महिलाएँ भी साथ में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं हज यात्रा के लिए। तो ये स्थानीय लोगों के लिए यानी सऊदी अरब की जो महिलाएँ हैं उन्हीं के लिए ये जो है किया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिर भूटान में भीम UPI का जो है शुभारंभ किया गया है। भीम UPI के बारे में आप जानते होंगे, इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये जो है NPCI के द्वारा इसको बनाया गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, किसको, भीम और UPI को। UPI क्या है, तो UPI तो एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ये तो इसका फुल फॉर्म हुआ। तो UPI जो है कई सारे जितने भी ऐप्स हैं, जैसे कि ये आपका फ़ोन पे है, ठीक है, गूगल पे है, ये सब UPI बेस्ड ऐप्स हैं। ठीक है, और जो भीम है, तो भीम क्या है कि भीम एक ऐसा ऐप है जिसका जिसमें जो क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट का जो है पेमेंट ऐप है, जैसे कि फ़ोन पे होता है उसी तरीके से भीम ऐप होता है। ठीक है, तो ये जो है इनका निर्माण किसने किया था, NPCI ने किया था। तो अभी कहा गया है कि भूटान जो है वहाँ पर भी जो है भीम और UPI जो है वो हमारी तरह यहाँ पर चलेगा। तो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान के अपने समकक्ष वित्त मंत्री के साथ संयुक्त रूप से आभासी समारोह में भूटान में भीम UPI का शुभारंभ किया है। इसकी शुरुआत के साथ दोनों देशों की भुगतान संबंधी अवसंरचना सुचारू रूप से आपस में जुड़ गई हैं और इससे हर साल भूटान की यात्रा करने वाली बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों को जो है इसका लाभ मिलेगा। तो भूटान अपने QR के उपयोग के लिए UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश है और भीम ऐप के माध्यम से मोबाइल आधारित भुगतान को स्वीकार करने वाला हमारा निकटतम पड़ोसी है। यह शुरुआत 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री के भूटान के राजकीय दौरे के दौरान दोनों देशों द्वारा जो है घोषित प्रतिबद्धता को
जो है वो जारी कर बताता है। इससे पहले जो रुपे कार्ड है हमारा, उसको भी जो है, ये रुपे कार्ड भी एनपीसीआई के द्वारा ही है। इस रुपे कार्ड को जो है ये भी स्वीकृति मिल चुकी है भारत और भूटान के अंदर, वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर है, अमेरिका ने दी अफगान शरणार्थियों के लिए $100 मिलियन की मंजूरी। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो अफगानिस्तान की जो स्थिति है, अनएक्सपेक्टेड अर्जेंट रिफ्यूजी नीड्स के तहत जो है $100 मिलियन की राशि को मंजूरी दी है, जो उनको हेल्प करने में जो है सहायता करेगी। फिर है, खतरनाक रसायनों के संपर्क से होने वाली मौतों पर WHO का एक अनुमान है, और इस अनुमान के तहत जो है, तो देखिए इसके अंदर कहा गया है कि 2016 से 2019 में 28% की जो है जो केमिकल्स और ये जो खतरनाक जो चीज़ें होती है, रसायन होते हैं, इनसे जो मृत्यु हुई है उसमें वृद्धि हुई है। और विश्व भर में खतरनाक केमिकल्स जैसे कि लेड है, आर्सेनिक है, एस्बेस्टॉस है, बेंजीन है, इनके संपर्क में आने से हर साल जो है 20 लाख लोग जो है वो मारे जाते हैं। इतना याद नहीं रखना है, लेकिन एक रिपोर्ट है WHO की, ठीक है, इसको चाहे तो आप कट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है, देखिए 2020 में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट थी, द टॉक्सिक ट्रुथ। इसमें भी बच्चों के स्वास्थ्य पर सीसा प्रदूषण यानी लेड पोल्यूशन के ऊपर काफ़ी चिंता जताई जा चुकी है, ठीक है। अब इसमें एक लिमिट भी दे रखी है कि भाई अगर जो इस रिपोर्ट में के अनुसार 3 में से कम एक बच्चे यानी विश्व स्तर पर लगभग 800 मिलियन तक के रक्त में सीसे का जो स्तर है वो 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक जो है वो पाया गया है, यानी कि खतरनाक स्तर पे। जब लेड का स्तर अधिक होता है, जैसे कि हम जो पानी पीते हैं, कई जगह पर पानी जो है वो जो है एकदम पाताल से ही निकला हुआ होता है, ठीक है, तो वहाँ जो है लेड की मात्रा उसमें अधिक होती है, और लेड की मात्रा अधिक होने से जो है बच्चों में जो है जो कहते हैं ना एकदम भोंदूपन जो होता है, एकदम जो है दिमाग ठीक से काम नहीं करता, तो वो जो है लेड के कारण होता है, तो ये थोड़ा नुकसानदायक है। फिर है, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना हेतु भारत और नेपाल के बीच में समझौता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अरुण जल विद्युत परियोजना किन 2 देशों के बीच में है, तो नाम पता होना चाहिए, नेपाल और भारत के बीच में, ठीक है। अब किसने इसको बनाया, कहाँ बनवाया, वो छोड़िए, वो किसी काम का नहीं, ठीक है। अब ये देखिए नेपाल में ही सिचुएटेड है ये, सुखवासभा और भोजपुर नामक जिलों के अंदर इसको बनाया गया है, ठीक है। और ये जो है, इस परियोजना में कोई जलाशय या बांध नहीं होगा। यह 900 मेगावाट अरुण 3 HEP की यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की टेल रेस पर विकसित होगी, और इस परियोजना में 4 फ्रांसिस टाइप टरबाइन जो है वो लगे हुए होंगे। तो यही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यह नेपाल के अंदर जो है सतलुज जल विद्युत निगम को मिलने वाली दूसरी परियोजना है, और इससे पहले जो है सुखवांसा जिले में 900 मेगावाट के अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भी बनाई जा चुकी है। तो ये थोड़ा हम ध्यान रखेंगे कि भारत के द्वारा जो है इसको नेपाल में बनाया जा रहा है। फिर न्यूज़ इन शॉर्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ताइवान को लेकर के। ताइवान आप जानते हैं, अगर आप चाइना देखेंगे, चाइना के नीचे जो है वो ताइवान सिचुएटेड है। ताइवान खुद को अलग देश मानता है, लेकिन चाइना उसको अपना ही एडमिनिस्ट्रेशन चाइना ने उसको अपना दे रखा है, लेकिन चाइना उसको अपना पार्ट मानता है। तो ताइवान की जो सरकार है उसने अपना पहला कार्यालय यानी ऑफिस जो है बाल्टिक देश लिथुआनिया में स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये जो आपका लिथुआनिया है, ये एक यूरोपियन देश है और बाल्टिक सी के नज़दीक है, इसलिए इसको बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। और कौन से देश है जिन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ताइवान सरकार ने यह निर्णय बीजिंग के जो लगातार जो दबाव है, वहाँ से चाइना की तरफ से जो दबाव आ रहा है, उसको देखते हुए जो है लिया था। फिर है, चीन मलेरिया मुक्त जो है वो घोषित किया जा चुका है। तो देखिए, WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन पहला ऐसा देश है जिसे 3 दशकों से ज़्यादा समय में मलेरिया मुक्त जो है वो प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो चाइना को जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर है फिर नेक्स्ट जो इसमें न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, और इसको कहाँ बनाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर इसको बनाया जाएगा, और ये अपनी तरीके का पहला ऐसा संस्थान होगा। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिला हुआ होगा, और विश्व स्तरीय शैक्षणिक केंद्र के रूप में ये कार्य करेगा, यानी कि इंटरनेशनली एक एजुकेशनल सेंटर के रूप में ये कार्य करेगा। यहाँ पढ़ाई भी होगी, रिसर्च भी होगी, और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन भी जो है वो किया जाएगा।
फिर है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कांग्रेस से चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम का विस्तार करने का आह्वान किया है, क्योंकि इस कार्यक्रम से अमेरिका में बाल गरीबी यानी बच्चों में जो गरीबी होती है उसको कम करने की जो है वो क्षमता है। तो हालांकि ये हमारे लिए तो इतना काम का नहीं है, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी आप काट सकते हैं। तो आज जो है हमने इंटरनेशनल जो न्यूज़ थी वहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। कल हम नेशनल न्यूज़ को पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा आप चैनल के साथ में। आज वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन काफ़ी काम की चीज़ें हमने जानी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जो है आज पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।